हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योस मेंटर। आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले यह देखेंगे कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के पीछे आखिर क्या कारण थे। उसके बाद हम सारे विद्रोह को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ऐसे ही झारखंड से जुड़ी अन्य वीडियोस को देखते रहने के लिए जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। झारखंड में जनजातीय विद्रोह 1767 ईस्वी में जैसे ही अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया, वैसे ही यहाँ की जनजातियों में असंतोष बढ़ने लगा था और यही कारण था कि यह आगे बढ़कर विद्रोह का रूप ले लिया। जनजातियों में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष के विभिन्न कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, जो कि विद्रोह का कारण बना था। और हम आगे ये सारे कारणों को विस्तार पूर्वक देखते हैं, जिनमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं राजनीतिक कारण। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों की आंतरिक स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास करना। आदिवासी शासकों पर कुशासन, अत्याचार, मूर्ख इत्यादि का आरोप लगाकर उनको अपने नियंत्रण में लेना। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास। आदिवासियों पर भी ब्रिटिश कानून लागू किया जाना। ब्रिटिश कर्मचारियों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाना। राजाओं जमींदारों का असंतोष। अब हम आगे बात करते हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कुरीतियों का हवाला देकर जनजातीय परंपराओं में हस्तक्षेप करना। दिकुओं द्वारा आदिवासियों को हीन समझना। ईसाई धर्म के विस्तार हेतु प्रयास करना। अब हम आगे देखते हैं आर्थिक कारण। कुमार सुरेश सिंह आदि विद्वानों ने आदिवासियों के विद्रोह का जो प्रमुख कारण बताया है वह है उनका आर्थिक शोषण। यहाँ पे जो विद्रोह का मुख्य कारण था वो ये था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ के आदिवासियों का बहुत ही ज्यादा शोषण किया था। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी। वे समय समय अकाल व सूखा की वजह से उन्हें अच्छे से भोजन भी नहीं मिल पाता था। ये समस्या उत्पन्न होती ही रहती थी। इसके साथ ही अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने और भी ज्यादा उन्हें प्रभावित किया, जिसके कारण यहाँ के जो जनजाति थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए वो विवश हो गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कृषि राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त, या जिसे हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं, को मानने के लिए मजबूर किया यहाँ के आदिवासियों को, जिसके कारण यहाँ के आदिवासियों पर लगान का बोझ बढ़ता चला गया और वे कभी-कभी ऐसी स्थिति में होते थे कि वे मतलब यहाँ उनको चुका नहीं पाते थे लगान, और फिर उनको लगान चुकाने के लिए उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिसके कारण वे कर्ज में फंसे चले जाते थे और जब वे कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। आदिवासियों के जीवन निर्वाह का मूल आधार सिर्फ और सिर्फ जंगल था और वे यहाँ से उत्पन्न फल फूल, जड़ी बूटी, शहद, लकड़ी आदि एकत्रित करते थे। 1870 ईस्वी के वन कानून, जिसका बाद में 1875 ईस्वी में संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ प्रदेशों के समस्त वनों पर
पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों से लकड़ी प्राप्त करने का ठेका ठेकेदारों को दे दिया जाता था, जो आदिवासियों का शोषण करते थे। धार्मिक कारण। ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की तथा उनमें शिक्षा का प्रसार किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, उन पर जबरदस्ती ईसाई धर्म को थोप दिया। वे प्रायः उनके संस्कृतियों के विरुद्ध बोलते और काम करते थे। झारखंड के आदिवासियों द्वारा जो भी विद्रोह हुए, अब हम उनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ेंगे ढाल विद्रोह के बारे में, जो कि 1767 ईस्वी से लेकर 1777 ईस्वी तक चला था। 1765 ईस्वी में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। पूर्वी सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में उस समय ढाल राजाओं का शासन था। ढाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। तो झारखंड के अंतर्गत जो प्रथम जनजातीय विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध था, वो है ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का अर्थ यह नहीं है कि ढाल राजा ने अंग्रेजों का विरोध अपने राज्य की प्राप्ति के लिए किया था, बल्कि ढाल विद्रोह का अर्थ यह था कि जो कि ढाल राजा थे, जगन्नाथ ढाल, उनके नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ और ये 1777 ईस्वी तक चला, यानी कि पूरे 10 वर्षों तक चला। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। इस विद्रोह में भूमिज आदिवासी किसानों ने जगन्नाथ ढाल का ही समर्थन किया। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने ढालभूम का राजा नीमू ढाल को बनाया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रोक तथा चार्ल्स मैगन को भेजा, परंतु ये अधिकारी विद्रोह का दमन करने में असफल रह गए। 1777 ईस्वी में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार कर लिया गया और तब यह विद्रोह समाप्त हो गया। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रुपए कर देना स्वीकार किया गया और फिर 1780 ईस्वी में इस राशि को बढ़ाकर 4267 रुपए कर दिया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं चुआर विद्रोह, जो कि 1769 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। बंगाल बिहार में कंपनी प्रशासन, जो जंगल महल क्षेत्र के जो भूमिज थे उनको चुआर या चुआड़ कहते थे और ये नीची जाति के लोग थे, जिसके कारण ही जो ये विद्रोह था उसका नाम भी क्या पड़ा, तो चुआर विद्रोह पड़ा। चुआरों का कार्य जंगल साफ कर खेती करना, पशु पक्षियों का शिकार करना, जंगली चीजें इकट्ठे कर बेचना तथा जमींदारों के यहाँ पैक यानी सिपाही का कार्य करते थे और बदले में इन्हें जमीन मिलता था, जिसे पाइकान भी कहते हैं। विद्रोह का कारण अंग्रेजों द्वारा चुआरों की भूमि पर अवैध कब्जा कर जमींदारों को बिक्री करना, जमींदारों की लगान में अप्रत्याशित वृद्धि व लगान नहीं देने पर वे जमीन की नीलामी करते थे
बाहरी लोगों को इनके इलाके में बसा देते थे। स्थानीय चुआरों के स्थान पर बाहरी पुलिस को उनके स्थान पर नियुक्त करने लगे थे तथा अन्य आर्थिक मुद्दों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। यह विद्रोह सेबोम, मानभूम, बड़ा भूम एवं पंचेत राज्य में हुआ। घटवाल, पाइक एवं जमींदार समुदायों के समर्थन के कारण इस विद्रोह ने बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लिया था। इस विद्रोह में जो भूमिज जनजाति थी, उन्होंने भी क्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल से, जगन्नाथ पातर, मंगल से, लाल से, दुर्जन से व मोहन से ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। दुर्जन से, मानभूम तथा बड़ा भूम में इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो चुआड़ विद्रोह के लिए मानभूम तथा बड़ा भूम में जो प्रमुख नेता थे वो थे दुर्जन सिंह। रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में एक नारा दिया था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। इस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट गुडयार्ड, कैप्टन फोर्ब्स एवं मेजर क्रॉफ्ट को भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने हेतु अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधाएं देने का निर्णय लिया, जैसे कि पाइकों को उनकी जमीनों की वापसी करना, राजस्व बाकी पड़ जाने पर जमींदारों को जमीनों की नीलामी करने से रोकना, जमींदारों एवं घट वालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना आदि। 6 मार्च 1800 ईस्वी के एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया और 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। गैर आदिवासी दरोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई। साथ ही पाइकों की जब्त भूमि की वापसी व जमींदारों की अवैध नीलामी पर रोक का भी निर्णय लिया गया। 1805 ईस्वी में जंगल महल का निर्माण करने के बाद इस क्षेत्र में पुनः शांति व्यवस्था बहाल हुई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चेरो विद्रोह, जो कि 1770 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी तक चला। चेरो विद्रोह को हम 2 चरणों में पढ़ेंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण चेरो विद्रोह का 1770 से 71 ईस्वी तक चला था। पलामू की राजगद्दी पर जयकृष्ण राय रंजित राय की हत्या कर बैठा था। अतः रंजित राय का पोता चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने मिलकर जयकृष्ण राय की हत्या कर चित्रजीत राय पलामू का राजा बन गया। लेकिन 1 वर्ष के अंदर ही जयकृष्ण राय का पोता गोपाल राय ने अंग्रेजों के समर्थन से पलामू की गद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में हुआ था। वर्ष 1770 से 71 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय एवं उनके दीवान जयनाथ सिंह ने पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय की ओर से लड़ रहे अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह किया, जिसे चेरो विद्रोह की संज्ञा दी जाती है।
या जिसे ही हम चेरो विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह के प्रथम चरण का दमन जैकब कैमक द्वारा किया गया। चेरो विद्रोहियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने पलामू किले पर कब्जा कर लिया तथा 1 जुलाई 1771 ईस्वी को गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया। 1777 ईस्वी में गोपाल राय को एक हत्या के अपराध में बंदी बना लिया गया तथा इनकी मृत्यु जेल में ही 1784 ईस्वी में हो गई। इसके बाद 1784 ईस्वी में गोपाल राय के भाई बसंत राय पलामू के राजा बने, लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके पुत्र शिव प्रसाद सिंह को उत्तराधिकार सौंपा गया, लेकिन वे अल्पवयस्क थे, अतः 1795 ईस्वी में उनके सौतेले भाई चूड़ामन राय को कंपनी सरकार ने पलामू का राजा बनाया। द्वितीय चरण, जो कि 1800 से लेकर 1819 ईस्वी तक चला था। इस विद्रोह का दूसरा चरण सन 1800 ईस्वी में भुक्कन सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1801 ईस्वी में भुक्कन सिंह ने चूड़ामन राय के दीवान शिव प्रसाद सिंह के रंका स्थित गढ़ में आक्रमण कर दिया। इसके कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्याप्त असंतोष था। 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स के नेतृत्व में राजा भुक्कन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई, जिसके बाद फिर यह विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। 1809 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया? तो 1809 ईस्वी में। इसे आप याद रखिएगा। 1813 ईस्वी में चेरो राजा चूड़ामन राय द्वारा बकाया कर चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसके राज्य को नीलाम कर दिया। 1815 ईस्वी में अंग्रेजों ने नीलाम किए गए राज्य को देव के राजा घनश्याम सिंह को बेच दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐतिहासिक चेरो राजवंश समाप्त हो गया। साथ ही घनश्याम सिंह ने जागीरदारों को भी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से बेचना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप चेरो जनजाति के लोग, जागीरदार एवं पूर्व के राजा व उनके समर्थकों ने सामूहिक रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तथा 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः एक व्यापक विरोध प्रारंभ हो गया। विद्रोह के इस दूसरे चरण का नेतृत्व चैनपुर के ठाकुर रामबख्श सिंह एवं रंका के शिव प्रसाद सिंह ने किया। इस विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने इस बार रफसेस को नियुक्त किया, जिसने कई जागीरदारों एवं विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद भी विद्रोह को दबाया नहीं जा सका। अंततः 1819 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया। पलामू की नीलामी के बाद अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी भरदेव के राजा घनश्याम सिंह को सौंप दी। 1819 ईस्वी में चेरो ने घनश्याम सिंह व अंग्रेजों के विरुद्ध
पुनः विद्रोह कर दिया। भोक्ता विद्रोह जो कि 1770 ईस्वी से लेके 1771 ईस्वी तक चला। चेरो विद्रोह और भोक्ता विद्रोह, ये दोनों जो विद्रोह है वो एक दूसरे की पूरक घटना की तरह है। पलामू के राजा चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या थे, तो एक भोक्ता सरदार थे। विद्रोह का मुख्य कारण, भोक्ता विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था कि 9 जनवरी 1771 ईस्वी को पटना काउंसिल ने गुलाम हुसैन खां के द्वारा जयनाथ सिंह को एक पत्र भेजा जिसमें पलामू का किला शांतिपूर्ण अंग्रेजों को सौंपने के लिए कहा गया। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता और चेरो दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों से मुकाबला किया। जयनाथ सिंह पराजित होकर सरगुजा भाग गया, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और यह विद्रोह समाप्त हो गया। अब जो विद्रोह हम आगे पढ़ेंगे वह है घटवाल विद्रोह, और यह 1772 से लेकर 73 ईस्वी तक चला। पहाड़ियों के घाटों में शुल्क वसूलने वालों को घटवाल कहा जाता था। विद्रोह का क्षेत्र, तो इस विद्रोह का जो क्षेत्र था वह था हजारीबाग का रामगढ़ क्षेत्र। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वह था कि रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर उसके एक संबंधी तेज सिंह द्वारा अधिकार जताने पर अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन किया। परिणामतः अपने राजा मुकुंद सिंह के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध घटवालों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 25 अक्टूबर 1772 ईस्वी को तब प्रारंभ हुआ जब रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैप्टन कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ आक्रमण कर दिया। संकट देख मुकुंद सिंह ने क्या किया, तो वो वहां से भाग गया। मुकुंद सिंह के वफादार रैयत घटवाल लोग थे। घटवालों ने भी मुकुंद सिंह का साथ नहीं दिया, लेकिन काफी समझाने बुझाने के बाद घटवालों ने मुकुंद सिंह का साथ देना स्वीकार किया। अब मुकुंद सिंह के साथ आंध्रगर्भा घाटी के घटवाल तथा लोरंगा और दुनगना घाटी के घटवाल मिल गए और कैमक का विरोध करने लगे। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का विरोध था। इस विद्रोह में रामगढ़ राजा के साथ घटवाल एवं क्षय तथा चंपा राज्य के रैयत भी थे। इस विद्रोह की जो खासियत थी वह यह थी कि कोई युद्ध जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता था। घटवालों का संगठन देखकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु अंग्रेजों द्वारा समझा बुझा देने से वे शांत हो जाते थे। रैयतों और घटवालों को जब यह महसूस हुआ कि मुकुंद सिंह किसी भी कीमत पर पुनः राजा नहीं बन सकता है, तब वे भी उनका साथ छोड़कर अपने अपने काम में लग गए। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न किए ही अपने आप शांतिपूर्वक समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित कर दिया और जब तेज सिंह की मृत्यु हो गई
तब रामगढ़ का राजा पारसनाथ सिंह बना। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डैनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे, जिसे देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राज्य को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। Thanks for watching my videos.